Hello everyone, welcome back to PCS Journey. Today we will discuss the most important current affairs of 1st, 2nd and 3rd जनवरी. 1st, 2nd और 3rd जनवरी के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सारे को मैंने एक जगह पे इंक्लूड कर दिया है और हमारे बीपीएससी में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और हमारे एग्ज़ाम के लिए कैसे वो इम्पॉर्टेंट है उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट करंट अफेयर से और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या खास है इन 3 दिनों में. साल की शुरुआत ही होती है इसरो की एक्सपोसैट स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट के लॉन्च से. ये सैटेलाइट 1 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ इसरो के द्वारा. श्री सतीश धवन स्पेस ऑब्जर्वेटरी सेंटर जो हमारा आंध्र प्रदेश में है वहाँ से ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया. ये हमारा स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट में ये थर्ड सैटेलाइट है जिसको इसरो लॉन्च किया है फॉर द फर्स्ट टाइम. 2015 में एस्ट्रोसैट नाम के सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया था जो कि स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट था. बेसिकली ये करता क्या है, इसको हम लोग लॉन्च करते हैं स्पेस में ताकि स्पेस में हम लोग चीज़ों को ऑब्जॉर्व कर सके. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2015 में एस्ट्रोसैट स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट था. ये इसरो का फर्स्ट था ये. ठीक है, फिर सेकंड हमारा सितंबर में आदित्य L1 फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सन के कोरोना के ऑब्जर्वेशन पे. और ये हमारा थर्ड है हमारा एक्सपोसैट. इसका क्या नाम है? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट. यहाँ पे मेंशन है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट. ये बेसिकली किस पर्पस के लिए है? तो ये इसरो का फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट है जो कि क्या करेगा, स्पेस में जितने भी एक्सरे पोलराइजेशंस जो है एक्सरे पोलराइजेशन से उसको ये क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा, उसको ऑब्जॉर्व करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट ऑफ एक्सरे इमिशन फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडी. या फिर ब्लैक होल से जितने भी रेज आ रहे हैं या फिर स्पेस में जो डिफरेंट कैटेगरीज के जो रेज है उसको ये ऑब्जॉर्व करेगा कि उसमें कितनी पोलराइजेशंस होती हैं. ठीक है, उनको ये ऑब्जॉर्व करेगा. इसमें मेंशन भी है कि किस यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिया है स्लाइड में. एक सेकंड में यहाँ पे दिखाता हूँ. स्लाइड में मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो मैंने मेंशन कर दिया है. यहाँ पे मेंशन है टू मेजर पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे इन द एनर्जी बैंड ऑफ. ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बहुत सारे रेज स्पेस में आते हैं तो किस एनर्जी बैंड के रेंज को ये एक्सपोसैट स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट मेज़र करेगा या फिर ऑब्जॉर्व करेगा. क्या मेंशन है 8 to 30 KeV जो इमिट हो रहा है उनको ये क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा. ठीक है, तो ये और इसरो जो है ये सेकेंड स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बन गया है आफ्टर नासा टू डू सच एक्टिविटीज. मतलब स्पेस में हम लोग इस तरह के रेज पोलराइजेशन को मेजर करने वाले दूसरे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बन गया इसरो आफ्टर नासा इसको पहली बार 2021 में लॉन्च कर चुका है. ठीक है, तो ये और इस मिशन का लाइफ टोटल कितना है, 5 years इसका लाइफ है. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी निकल के आ रही वीसैट. जैसे कि इसमें बहुत तरह के पेलोड्स हम लोग भेजते हैं, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पेलोड्स भेजते हैं. उसमें एक पेलोड्स है वीसैट. ये एक सैटेलाइट है जो फुल्ली डेवलप किया गया है महिलाओं के द्वारा. तिरुवनंतपुरम इंस्टीट्यूट जो केरला में है वहाँ की फीमेल्स पार्टिसिपेंट्स के द्वारा या फिर वुमेंस के द्वारा ये फुल्ली डेवलप किया गया. ये एक तरह का नैनो सैटेलाइट है. तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि वीसैट डेवलप बाय द स्टूडेंट्स ऑफ तिरुवनंतपुरम इंस्टीट्यूट ऑफ केरला इज़ फुल्ली फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट टू बी फुल्ली डिजाइन एंड डेवलप बाई वुमेन. ये भी आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं. जैसे कि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने दे रखा है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है. तो ये इन्फॉर्मेशन तो पढ़ना ही है, उसके साथ ही आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस में किस तरह के PYQs पूछे गए हैं. क्योंकि बेसिकली हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, करेंट हो या फिर स्टैटिक, उससे एग्ज़ाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो आइडिया होना चाहिए. एग्ज़ाम के लिए आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो पता होना चाहिए. अगर वो एग्ज़ाम के डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर रहा है फिर हमारे लिए वो रेलेवेंट नहीं है, हमारे काम की चीज़ नहीं है. तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है डॉट पॉइंट में कि एग्ज़ाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो देखते हैं. सबसे पहले आपसे डेट पूछ सकता है.
अगर वो थोड़ा सा स्पेसिफिक होगा, जैसे कि पहले के दिनों में जब बीपीएससी सवाल पूछता था तो डेट को लेकर आपसे सवाल पूछ लेता था, ठीक है। तो डेट तो ये फेमस है क्योंकि न्यू ईयर के डे ही ये लॉन्च हुआ है। ये फर्स्ट ही मिशन है इस ईयर का भी, और इसरो का भी इस ईयर की शुरुआत ही हम लोगों ने इस मिशन के साथ किया है। तो 1 जनवरी 2024 को ये लॉन्च हुआ है, ठीक है, एक्सपोसैट। तो ये डेट को लेकर कभी कभी स्पेसिफिकली आपसे पूछ लेता है। दूसरा, व्हीकल का नाम पूछ लेता है, जैसे कि जीएसएलवी से लॉन्च किए या फिर पीएसएलवी से लॉन्च किए। तो इसरो का ये फेमस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-58, ठीक है। इस व्हीकल से हम लोग इसको लॉन्च किए हैं। ये स्पेसिफिक अगर होगा तब पूछेगा। मेजर ये पार्ट होता है कि किसी भी मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा पर्पस क्या है, किसी भी मिशन को लॉन्च करने के पीछे इतना पैसा हम लोग खर्च क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है इसके ऑब्जेक्टिव्स में, ये वाले पोर्शन में किसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो एक्सरे पोलराइजेशन को ये मेज़र करेगा, एक्सरे पोलराइजेशन को ये ऑब्जॉर्व करेगा स्पेस में। ये फर्स्ट डेडिकेटेड सैटेलाइट है इसरो का, ठीक है। तो ये इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या इसमें बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्या है, अदर स्पेस एजेंसी, जैसे कि और स्पेस एजेंसीज दुनिया में, आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है इस तरह की, यू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द लॉन्च ऑफ एक्सपोसैट स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो एक्सपोसैट स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च किया गया है उसके संदर्भ में इन दो कथनों पर विचार करें। और उसमें आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि इसरो पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में जो इस तरह के मिशन को कर रहा है। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में भी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसरो इज़ नॉट द फर्स्ट। अभी पहले हम लोग डिस्कस किए, इसरो बिकम द सेकेंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड टू डू सच एक्टिविटी ऑन द रिसर्च ऑफ एक्सरे पोलराइजेशन इन दिस स्पेस। पहला कौन है, नासा 2021 में अपना एक मिशन लॉन्च करके इसी प्रोजेक्ट को उसके ऊपर वो काम कर रहा है। इसरो इस ईयर 1 जनवरी 2024 को लॉन्च करके सेकेंड स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बन गया जो इस तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे मिशन का नाम है। कभी आपसे अगर मोड स्पेसिफिक हो गया, एग्जामिनर को अगर डीपली जाना पड़े तो वो पूछ सकता है कि इससे पहले नासा ने इस मिशन को कैरी किया है 2021 में, उस मिशन का क्या नाम है, तो IXPE मिशन का नाम है। ये भी, इसका भी ऑब्जेक्टिव सेम है जो इसरो का ऑब्जेक्टिव है, जो स्पेस में जो रेज की जो पोलराइजेशन है उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछ सकता है, ये तो मैंने बता दिया, इसरोज बिकम दी सेकेंड स्पेस एजेंसी टू डू सो आफ्टर नासा। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट फुल्ली डेवलप्ड बाय वुमेन। तो ये आपसे पूछ सकता है, तो फर्स्ट फुल्ली डेवलप्ड नैनो सैटेलाइट बाय वुमेन कंप्लीटली, उसका नाम आपसे पूछ सकता है। तो वी सैट इसमें एक पेलोड से, डिफरेंट पेलोड्स हम लोग भेजते हैं किसी भी सैटेलाइट के साथ, एक ही हम लोग नहीं भेजते हैं, बहुत तरह के पेलोड्स भेजते हैं, उसमें बहुत तरह के इक्विपमेंट्स फिट होते हैं, उनके अलग अलग पर्पस होते हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल क्वेश्चंस इससे फ्रेम किए जा सकते हैं। अगर एग्जामिनर को आपसे क्वेश्चन पूछना हुआ तो इन्हीं ब्रॉड थीम पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग टॉपिक यहाँ पे पढ़े, यहाँ पे हम लोग सारे इन्फॉर्मेशन को पढ़े कि एक्सपोसैट क्या है। फर्स्ट टाइम हमारा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये हमारा फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट नहीं है, कौन सा है ये हमारा थर्ड है। फर्स्ट हमारा एस्ट्रोसैट था 2015 में, और सेकंड अभी हम लोग रिसेंट में आदित्य L1 पे, और इस पे सवाल भी पूछ चुका है बीपीएससी। अभी जो रिसेंट के जितने भी TRE एग्ज़ाम हुए हैं, टीचर रिक्रूटमेंट, उसमें आपसे सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये हमारा रहा एक्सपोसैट मिशन के ऊपर क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे आपसे शेयर किया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, जापान में जो सुनामी आई हो उसको लेकर। जापान में सुनामी या फिर अर्थक्वेक आना कोई नया नहीं है, आए दिन वहाँ पे अर्थक्वेक और सुनामी आते रहते हैं। तो अभी रिसेंट में जो वहाँ पे सुनामीज़ आए हैं उसके मैग्नीट्यूड 7.6 बताए जा रहे हैं, उसकी तीव्रता कितनी थी, 7.6 बताई जा रही है, ठीक है। डिवेस्टेटिंग है, मोर देन 7 है तो ये डिवेस्टेटिंग है, क्योंकि 7 से ऊपर रहते तो वो खतरनाक के कैटेगरी में आते, तो डिवेस्टेटिंग है, और बहुत सारे डैमेज वो वहाँ पे कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में। तो न्यूज़ निकल के आ रही पेपर में, आप लोग अपडेट भी होते होंगे कि
इस सुनामी से वहाँ पे इतने सारे डैमेज हुए इस टाउन में, ठीक है। हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे ये ना पूछेगा कि कहाँ पे आया था या फिर कितने मैग्नीट्यूड का आया था, वो आपसे नहीं पूछेगा। एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ सकता है, जियोग्राफी से रिलेटेड पूछ सकता है, जियोलॉजी पोर्शन को रिलेट करके आपसे पूछ सकता है कि जापान में बार बार क्यों सुनामी या फिर अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं सुनामी और अर्थक्वेक, में दो टर्म यूज कर रहा हूँ, तो दोनों क्या है। अर्थक्वेक तो पता है, तो अर्थक्वेक जो है हमारा, जो अर्थक्वेक है अगर वो ओशन के नीचे आए या फिर समुद्र के भीतर आए, उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक विद इन द ओशन इज नोन एज सुनामी, ठीक है। तो एक हमारा टेरेस्ट्रियल फेनोमेनन है और दूसरा हमारा ओशनिक फेनोमेनन है, ठीक है। तो इस दोनों के लिए हम लोग ये टर्म साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि जापान में बार बार सुनामी या फिर अर्थक्वेक क्यों आते हैं, उसके रीजंस को समझते हैं कि आखिर जापान का ऐसा लोकेशन क्यों है जहाँ पे बार बार अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, और वहाँ की इकोनॉमी फिर सस्टेन कैसे करती है, ठीक है। क्योंकि बार बार अर्थक्वेक आना, फिर वहाँ के हैबिटेशन कैसे होती है, वो सब चीज़ उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो उसको लेकर समझते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग लोकेशन को देखते हैं कि जापान है कहाँ पे। ये हमारा पैसिफिक ओशन है, ये पोर्शन हमारा पैसिफिक ओशन है, ये हमारा पैसिफिक ओशन है, ये पोर्शन हमारा जापान का है, ये हमारा जापान है, ठीक है। और ये इस साइड हमारा चाइना का ये पोर्शन है, ये चाइना, ठीक है। ये पैसिफिक में हमारा जापान का लोकेशन है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में जो यहाँ पे मेंशन है, ये बता रहा है कि जापान का जो जियोलॉजी है, ये अगर जापान है तो उसके नीचे तीन प्लेट्स है, बेसिकली तीन मेजर प्लेट्स है, तीन मेजर प्लेट्स है, उसके नाम यहाँ पे मेंशन है। यूरेशियन प्लेट, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, फिलिपाइन प्लेट्स, और एक यहाँ पे पैसिफिक प्लेट। इन तीनों प्लेट का यहाँ पे कन्वर्जेंस होता है। तो जियोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये एक इन्फॉर्मेशन जानना होता है कि प्लेट के कन्वर्जन से, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, प्लेट के कन्वर्जन से, जैसे कि ओशेनिक कन्वर्जेंस, या फिर कंटिनेंटल, या फिर ओशेनिक कंटिनेंटल, ये तीन तरह के कन्वर्जेंस होते हैं। या फिर या तो ओशेनिक प्लेट हो, जैसे कि यहाँ पे एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और यहाँ पे पैसिफिक है, ओशेनिक प्लेट है। इन दोनों के कन्वर्जेंस से यहाँ पे माउंटेन क्रिएट होंगे, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जेंस होते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली जहाँ पे जापान लाई कर रहा है, इस रीजन में यहाँ पे नीचे में तीन प्लेट्स का कन्वर्जेंस है। तो जहाँ प्लेट्स का कन्वर्जेंस होगा, या तो वहाँ पे न्यू टेरिटरी क्रिएट होगी, या फिर न्यू चीज़ें बनेगी, या फिर सबडक्शन होगा, ठीक है। हम लोग ये पढ़ते हैं जियोलॉजी में कि सबडक्शन होता है या फिर अपलिफ्टमेंट होता है, दो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। या तो प्लेट्स आपस में जब टकराएगी, ये एक प्लेट से, ये एक प्लेट से, तो या तो एक प्लेट ऊपर चली जाएगी या एक प्लेट नीचे आएगी, इसको बोलते हैं सबडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, सबडक्शन, ठीक है। या फिर ऐसे हो, एक प्लेट ऐसे है, दूसरे ऐसे है, तो एक दूसरे से टकराई, एक ऊपर एक नीचे, या फिर दोनों एक दूसरे के ओवरलैप करती है, ठीक है, ओवरलैप करती है। तो ये इस तरह से प्लेट का टकराना होता है, जिसके कारण से जहाँ भी प्लेट कन्वर्ज करेंगे वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस की एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे अर्थक्वेक की सिचुएशन बार बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनके आपस में टकराने से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एनर्जी रिलीज होगी जो कि अर्थक्वेक का फॉर्म ले लेती है, ठीक है, वेव के फॉर्म में। तो ये रीज़न है कि जापान में क्यों बार बार अर्थक्वेक आते हैं। और दूसरा ये समझते हैं, एक टर्म है रिंग ऑफ फायर, दूसरा समझते हैं रिंग ऑफ फायर। तो जापान जो है हमारा रिंग ऑफ फायर में ही लाई करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैसिफिक में रिंग ऑफ फायर टर्म क्यों बार बार यूज़ करते हैं। तो रिंग ऑफ फायर में बताते ही हैं कि इस जोन में, जैसे ये हमारे पैसिफिक में रिंग ऑफ फायर है, ये एरिया, ये वाला एरिया हमारा रिंग ऑफ फायर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बताते हैं कि इस जोन में जो भी कंट्री या फिर जो भी टेरिटरी लाई करेगा, उसमें हमेशा वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक एक्टिविटी ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जापान हमारा इसी रीजन में लाई करता है, जापान हमारा इसी रीजन में लाई करता है। तो दूसरा रीज़न ये है कि जापान हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लाई करता है, जिस वजह से वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन या फिर हमारे अर्थक्वेक या फिर सुनामी के इंसिडेंट्स देखने को बार बार मिलते हैं, ठीक है। यहीं पे हमारा है, यहीं पे हमारा इंडोनेशिया का रीजन है, जहाँ पे हमको बार बार वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। और हमेशा आए दिन हम लोग सुनते हैं कि इंडोनेशिया में ये ज्वालामुखी फटा,
इंडोनेशिया में ये ज्वालामुखी फटा है। क्यों? क्योंकि ये पैसिफिक के रिंग ऑफ फायर में लाई करता है, तो यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन अर्थक्वेक इज़ कॉमन। ठीक है, तो जापान में बार बार भूकंप क्यों आते हैं, सुनामी क्यों आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस दुनिया में क्यों होते रहते हैं, और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, इसको हम लोगों ने समझा। तो ये हमारे लिए न्यू नहीं है, बट क्वेश्चन अगर फ्रेम करना हो तो इसको लेकर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। PYQs में पूछे जा चुके हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, और इस साल जो अभी रिसेंट आपका BPSC हुआ 69, उसमें प्लेट्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उससे पहले पूछा गया था, फिर उसके बाद आपसे प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा। तो प्लेट टेक्टोनिक्स हर साल इंपॉर्टेंट है और हर साल सवाल पूछता है, कैसे प्लेट्स आपस में टकराती है, कैसे कन्वर्ज करती है, कैसे सबडक्ट होती है, ये चीज़ें आपसे पूछ लेता है। ठीक है, बात जब जापान की कर रहे हैं तो थोड़ा सा जियोलॉजी के उसके और डिटेल में देखते हैं कि उसके वहाँ के जियोलॉजी में और क्या इंपॉर्टेंट है और क्या खास है, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जैसे ये जापान का मैप है, ये पूरा आइलैंड है। ठीक है, ये पूरा आइलैंड है, तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आइलैंड है। जैसे कि ये फेमस नाम से जहाँ जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है वो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे इसके सीक्वेंस आपसे पूछेगा, ये तो जापान के आइलैंड्स तो हैं ही, उसकी आपसे सीक्वेंस पूछेगा। जैसे कि होकाइडो आपको ऐसे दे देगा, मेंशन करके दे देगा, होन्शु, शिकोवा एंड कोइशु, ये आइलैंड के नाम आपको मेंशन करके दे देगा। और ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ये चारों आइलैंड्स जापान के, इन चारों आइलैंड्स को मिलाकर जापान बनता है। ये एक आइलैंड यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, ये टोटल चारों को मिला दे तो ये जापान बनता है। तो ये चारों आइलैंड का आपसे नॉर्थ टू साउथ, आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए बोल देगा। इसी तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, या फिर साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि पहला है हमारा होकाइडो, फिर होन्शु, सबसे बड़ा एरिया होन्शु का है, फिर शिकोवा, फिर कोइशु। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जापान के जो 4 आइलैंड है, जो फेमस आइलैंड है जिससे जापान मिलके बनता है, होकाइडो, होन्शु, शिकोवा और कोइशु, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। और इसके सीक्वेंस पता होने चाहिए कि नॉर्थ से साउथ कैसे इनका एक्सटेंशन है, नॉर्थ से साउथ कैसे इनका पैटर्न है, ये पता होना चाहिए। थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं कि इसके आसपास कौन से ओशनिक करेंट्स है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे 2 फेमस करेंट्स है, ओयोसियो और कुरुसियो। ठीक है, ये बार बार पूछता है क्योंकि इसका कुछ इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एरिया हमारा जापान है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमारा जापान है। यहाँ पे जो रेड कलर से मेंशन है, ये वाला जो रेड कलर से जो मेंशन है, ये हमारा रेड बताता है वार्म करेंट को, रेड रिप्रेजेंट करता है वार्म करेंट को। और ये जो हमारा है यहाँ पे ब्लैक कलर में कुरोशिवो, ये वाला, ये है हमारा कोल्ड करेंट, कोल्ड करेंट। तो एक करंट ऐसे ऊपर से आ रहा है और दूसरा करंट हमारा ऐसे नीचे से जा रहा है। तो जो ऊपर से आ रहा है वो है हमारा ओयोसियो, ओयोसियो ये कभी कभी पूछ लेता है कि ओयोसियो इज अ वार्म करंट और अ कोल्ड करंट। तो ओयोसियो हमारा वार्म करंट है, और नीचे से जो हमारा जा रहा है कुरोसियो, कुरोसियो ये हमारा कोल्ड करंट है। ठीक है, कोल्ड करंट है। तो ये दोनों करंट आपस में यहाँ आके मिलती है, जापान के ईस्टर्न कोस्ट पे आके यहाँ पे मिलती है। जहाँ पे भी कोल्ड करंट और कोल्ड प्लस वार्म करंट का अगर मीटिंग पॉइंट हो, वो बेस्ट फिशिंग जोन होते हैं। क्या होते हैं? बेस्ट फिशिंग जोन, मतलब मछली पालन के लिए वो सबसे अच्छा जोन माना जाता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मछली पालन होते भी है। ऐसा ही सिचुएशन कनाडा के भी कोस्ट पे है। कनाडा जब आप पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका कनाडा, वहाँ पे भी ऐसा सिचुएशन बनता है जब गल्फ स्ट्रीम और ऊपर से लैब्राडोर करंट आता है और नीचे से गल्फ स्ट्रीम जाते रहती है, तो यहाँ पे भी बेस्ट फिशिंग जोन्स बनते हैं। वैसे ही कनाडा के ईस्टर्न कोस्ट पे जापान के ईस्टर्न कोस्ट पे ओयोसियो और कुरोसियो वार्म और कोल्ड करंट का मीटिंग पॉइंट है, इसलिए ये बेस्ट फिशिंग जोन्स है। और यहाँ पे फिशिंग्स बहुत सारी होती है, और जापान की इकोनॉमी में फिशिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। ठीक है, तो ओशनिक करंट्स के बारे में जाने और वहाँ की जियोलॉजी के बारे में समझे। नेक्स्ट देखते हैं मोर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इससे क्या है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो ट्रक ड्राइवर प्रोटेस्ट के ऊपर है, कि पूरे देश भर में जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं और जितने भी वाहन चालक हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया है। 2-3 दिन से हमारा सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है, और खबर निकल के ये आ रही है कि जितने भी हमारे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उसमें कहीं पे LPG की कमी आ रही है, कहीं पे पेट्रोल डीजल की कमी आ रही है, क्योंकि
हमारा जैसे भी ट्रांसपोर्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा कम्युनिकेशन में योगदान देता है, ठीक है। तो अगर सप्लाई चेन ही हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, सभी लोग हड़ताल पर रहेंगे, तो फिर आम जो चीज़ें हैं लोगों के लिए, फल सब्जियां दूध, ये कैसे ट्रांसपोर्ट करके उन तक पहुंचाएंगे, जिस वजह से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये नहीं है कि प्रोटेस्ट क्या है या फिर ट्रक ड्राइवर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये होना है, आपके अगर एग्ज़ाम में पूछना हो तो ये कॉज इसका जानना है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, इनका आखिर कुछ तो वजह होगा, इनका कारण क्या है प्रोटेस्ट करके। इनको अचानक से अगर अपने काम को छोड़कर अगर ये रोड पे आ रहे हैं तो उनकी कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी, तो वो उसको लेकर समझते। तो यहाँ पे मेंशन मैंने कर रखा है, जैसे इंडिया टुडे, एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सारे न्यूज़पेपर में ये कवर किया है, क्योंकि ये पूरा हाईलाइट्स बना हुआ है। साल की शुरुआत ही इसी चीज़ों से हुई है, पूरे कंट्री में ही हर जगह हड़ताल और प्रोटेस्ट हो रहा है। तो उसको लेकर समझते हैं कि वाई ट्रक ड्राइवर्स आर प्रोटेस्टिंग अक्रॉस द नेशन, देश भर में ट्रक ड्राइवर क्यों विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर समझते हैं, ठीक है। यहाँ समझते हैं। अभी हमारा विंटर सेशन चल रहा था, ठीक है। अभी हमारा विंटर सेशन चल रहा था, तो विंटर सेशन में बहुत सारे कानून पारित किए गए, जिसमें मोस्ट हाईलाइट जो है, किसी भी सेशन का एक हाईलाइट होता है कि इस सेशन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट बिल पास हुआ। तो अभी जो हमारा विंटर सेशन, शीतकाल सेशन चल रहा था, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कानून पास हुआ, बहुत सारे कानून पास हुए, बट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा क्रिमिनल कोड जो हमारा पास हुआ, 3 क्रिमिनल डिफरेंट कोड जो पास हुआ, वो बहुत चर्चा में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश एरा के जो कानून्स थे, ब्रिटिश एरा के जो कानून थे, जैसे कि आईपीसी, इंडियन पेनल कोड 1860, ब्रिटिश के ज़माने के थे। फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस बना, बट इसके जो मैक्सिमम प्रोविजंस थे, इसके पहले जो एक्ट्स थे उससे लिए गए थे, ठीक है। फिर भारतीय उसको बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है। तो ये सब कब है? 1872। ये सब ब्रिटिश एरा के लॉज है, इनको रिप्लेस करने के लिए सरकार इस बार एक नई बिल लेकर आई, जो अभी एक्ट बन गया है आफ्टर दी सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो उनके सिग्नेचर के बाद ये एक्ट बन गया है। तो जो हमारा आईपीसीज था 1860 का जो बिल था, इंडियन पेनल कोड, उसको रिप्लेस करने के लिए सरकार ने भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 लेकर आई, ठीक है। दूसरा जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा, ठीक है। और तीसरा जो है भारतीय साक्ष्य बिल, जो किसको रिप्लेस करेगा? इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। इसमें जो मेजर हाइलाइट्स जो इस बिल के, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, इस तीनों बिल के, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता के जो मेजर हाइलाइट्स है यहाँ पे मेंशन है, इसके क्या मेजर हाइलाइट्स है, की टेक अवे, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। अभी चर्चा किस पे लेकर है? ट्रक ड्राइवर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? भारतीय न्याय संहिता बिल के ऊपर, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता, ये जो बिल है आईपीसीज में एक प्रोविजन है हिट एंड ट्रायल, मतलब अगर उनके द्वारा किसी की मृत्यु हो जा रही है, ट्रक ड्राइवर या फिर वाहन चालक के द्वारा किसी की मृत्यु हो जा रही है, तो इससे पहले जो प्रोविजंस थे आईपीसीज में, जो प्रोविजंस थे उसमें 2 साल की सज़ा की बात कही गई थी, ठीक है। लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 एक्ट के अंदर उनके लिए प्रावधान को बढ़ा दिया गया, जैसे कि अगर वो लोग पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट को बिना रिपोर्ट किए हुए, उनके द्वारा जो एक्सीडेंट हुआ उसको बिना रिपोर्ट किए हुए अगर भागते हैं, तो उनके लिए 10 इयर्स जेल टर्म है, प्लस 7 लाख फाइन्स है, 7 लाख पेनाल्टीज है। इसी प्रोविजंस के ऊपर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनका अपना एक कॉज है कि इस तरह के प्रोविजंस नहीं होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी है, और सरकार का अपना एक पक्ष है, ठीक है। तो इसको लेकर पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इसका ओरिजिन हम लोगों ने समझा, क्रिमिनल लॉज से इसका ओरिजिन है, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 से इसका ओरिजिन है। उसमें हिट एंड ट्रायल प्रोविजंस उसमें एक है 106 सब क्लॉज 2 में ये सब मेंशन है, जिसमें 10 साल की सज़ा और 7 लाख की पेनाल्टीज़ की बात कही गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय साक्ष्य बिल, इसके ऊपर ये न्यूज़ आ रहा था। और हिट एंड रन, ये पूरा मैंने बताया कि कैसे दैनिक भास्कर ने भी इसको कवर किया, ठीक है। तो ये पूरा मामला है, और इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है हिट एंड रन केस के ऊपर, तो आप उसको देख सकते हैं और वहाँ से और इसके बारे में डिटेल समझ सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें बताया है कि द चेंजेस प्रपोज अंडर द भारतीय न्याय संहिता, जो हमारा आईपीसी को जो रिप्लेस कर रहा है भारतीय न्याय संहिता बिल, उसके अंदर क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। तो इसमें लिखा हुआ है हिट एंड रन कानून
में क्या बदलाव किया गया है, किस बात का विरोध पूरे देश भर में हो रहा है। तो संसद से पारित और कानून बनी भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामलों में लापरवाही से मौत में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार यदि चालक के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और ड्राइवर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना मौके से अगर भाग जाती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, 10 साल की सज़ा, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए तक जुर्माना की बात कही गई है। यहाँ पे देखेंगे इससे पहले व्हाट आर द अर्लियर प्रोविजंस फॉर द हिट एंड रन केसेस। अगर किसी की पहले मृत्यु हो जाती थी ड्राइवर के द्वारा, किसी वाहन चालक के द्वारा, तो उसके लिए क्या प्रावधान था। तो अब तक क्या कानून है, यहाँ पे मेंशन अब तक क्या कानून था। तो आईपीसी की धारा 279 लापरवाही से वाहन चलाना, ड्राइवर की पहचान के बाद 304A लापरवाही से मौत और 338 जान जोखिम में डालना के तहत 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान था। 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान था। ये पहले के प्रोविजंस थे और अभी के प्रोविजंस यहाँ पे मेंशन है, 10 साल की सज़ा और 7 लाख के फाइन्स। इसको लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन जारी किए जा रहे हैं। इसमें केवल 4 व्हीलर्स नहीं इंक्लूड है, ये भी आपको देखना है, केवल 4 व्हीलर्स नहीं है, इसमें 2 व्हीलर्स भी है, इसमें 3 व्हीलर्स भी है। किसी भी वाहन चालक से अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए प्रोविजन है, ठीक है। तो ये पूरा न्यूज़ था। नेक्स्ट देखते हैं आगे हमारा क्या इंपॉर्टेंट क्रिमिनल कोड के ऊपर में अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि क्रिमिनल कोड के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि उसमें क्या नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं और क्या कुछ प्रोविजंस को डिलीट किए गए हैं। उस सारे चीज़ों को मैंने एक वीडियो में समेट कर रख दिया आपके लिए, वहाँ से आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ हमारा किस चीज़ को लेकर है। ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन के फॉर्म में, ये एक्चुअली न्यूज़ ही था बट मैंने न्यूज़ उतना बड़ा नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे ऐप को लेकर या फिर पोर्टल के ऊपर आपसे सवाल पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कर दिया है। तो भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग के लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च करने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इंडियन रेलवे इज गोइंग टू लॉन्च फॉर दी बुकिंग ऑफ रेल टिकट। ये बहुत न्यूज़ में है कि एक भारत, जैसे कि अभी भारत का एक IRCTC ऐप है तो वो बहुत क्राउडेड ऐप है, ठीक है। तो भारतीय रेल जो है अपना एक अलग से नया प्लेटफॉर्म या फिर नया टिकट बुकिंग के लिए एक नया ऐप लॉन्च करने वाली। उस ऐप का क्या नाम है, आपसे ये सवाल है, ठीक है। तो उस ऐप का नाम क्या है, तो उस ऐप का नाम है सुपर ऐप, ठीक है। सुपर ऐप यहाँ पे मेंशन है, सुपर ऐप। सून अ सिंगल रेलवे ऐप टू बुक टिकट्स, ट्रेन टिकट्स, इंडियन रेलवे प्लान टू इंट्रोड्यूस अ कॉम्प्रहेंसिव सुपर ऐप। यहाँ पे मेंशन है सुपर ऐप, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में कवर था। सुपर ऐप मर्जिंग वेरियस सर्विसेज करेंटली स्कैटर्ड अक्रॉस मल्टीपल मोबाइल्स। मतलब ये है कि अभी आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग मोबाइल्स ऐप की सहारा लेना पड़ता था, बट ये सुपर ऐप के अंदर आपको लगभग सारी सर्विसेज एक ही जगह प्रोवाइड की दी जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरा न्यूज़ अयोध्या को लेकर, ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कल्पचर हु मेड रामलला आइडल फॉर ग्रैंड प्राण प्रतिष्ठान इन अयोध्या। जैसा कि आप लोगों को पता है 22 जनवरी को, जैसा कि सबको पता है 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है। जो रामलला का जो आइडल है उसको वहाँ पे हम लोग स्थापित करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग आइडल को रखते हैं किसी भी टेम्पल में, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, उस जगह को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, उस जगह को हम लोग बोलते हैं सैंक्टम सेंटोरा। सैंक्टम सेंटोरा मतलब भगवान को जहाँ पे हम लोग स्थापित करते हैं उस जगह को बोलते हैं, ठीक है, सैंक्टम सेंटोरा, ठीक है, वहाँ पे। तो क्वेश्चन आपसे ये है कि उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठान के लिए रामलला की मूर्ति बनाई है। जो वहाँ पे मेन डेटी जो है, मेन गॉड जो है रामलला, जो वहाँ पे सेंटर प्लेस पे डिप्लॉय किए जाएंगे। तो उनके जो स्कल्पचर है, ये फेमस स्कल्पचर, उनकी यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे मैंने दे दिया है। ये पहले भी बहुत सारे स्कल्पचर बनाए हैं, अभी आपको बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो उस स्कल्पचर का नाम बताना है, ये बहुत फेमस है, बहुत दिन से चर्चा में है। ये बेसिकली साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। इनका क्या नाम है, योगी जी का राज है, तो अरुण योगीराज, ठीक है, अरुण योगीराज इनका नाम है। इनके बारे में और डिटेल में जानते हैं, जैसे ये टाइम्स ऑफ इंडिया में कवर था, अरुण योगीराज द मैन बिहाइंड मेकिंग रामलला आइडल फॉर ग्रैंड प्राण प्रतिष्ठान इन अयोध्या, जो जनवरी 22 को होने वाला है, ठीक है। इनके बारे में और जानते हैं कि इन्होंने पहले क्या स्कल्पचर, कुछ और भी नोटेबल फीचर्स इन्होंने बनाया। जैसे कि दिल्ली में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे 30 फीट स्टैचू जो सुभाष चंद्र बोस का है, सुभाष चंद्र बोस का, ठीक, इंडिया गेट के सामने, तो ये इन्होंने ही बनाया, ठीक है। फिर 12 फीट स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य, ये भी
इन्होंने ही बनाया। तो ये सब इनके नोटेबल फीचर है और इनको इसके लिए इनको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो ये अरुण योगीराज ये इंपॉर्टेंट है। ये पिक्चर यहाँ पे उन्हीं का है, ये पिक्चर उन्हीं का है। तो ये अरुण योगीराज इज़ द स्कल्पचर बिहाइंड द रामललाज आइडल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक न्यूज़ जो हमारा निकल के आ रहा है वो है कोलिज्म के ऊपर। कोलिज्म सिस्टम जजेस की रिक्रूटमेंट के लिए ये सिस्टम बहुत फेमस भी है और आए दिन चर्चा में बना रहता है। अभी चर्चा में बनना इसका कुछ खास वजह नहीं है, लेकिन अभी चीफ जस्टिस जो हमारे हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने इस पर टिप्पणी की है। और अभी जो हमारे जैसे जस्टिस कौल, वो अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो कुछ दिन पहले रिटायर किए, तो उन्होंने कोलिज्म के ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कुछ अपनी टिप्पणी रखी है। तो उसको लेकर कोलिज्म सिस्टम फिर से चर्चा में आ गया है। पिछले वर्ष जनवरी के ही समय में, जनवरी 2023 में कोलिजन सिस्टम फिर से चर्चा में आ गया था। उस वक्त भी चर्चा में आया था और बीपीएससी ने आपसे सवाल पूछ लिया इस बार के 69 बीपीएससी में कि कोलिजन सिस्टम का ओरिजिन किस केस में हुआ, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस या थर्ड जजेस केस में। आपसे 3-4 ऑप्शन देकर आपसे सवाल पूछ लिया था, ठीक है। तो करंट में ये तो था ही, लेकिन उससे लेकर आपको स्टैटिक पूछ लिया। तो ये हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मेंशन है जैसे कि कोलिज्म नॉट द बेस्ट सिस्टम टू पिक द जजेस, ट्रांसपेरेंट डायलॉग नीडेड। ये जस्टिस SK कौल जो अभी हाल फिलहाल में रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के ये जज थे, तो इन्होंने ये टिप्पणी की है कि कोलिज्म इज नॉट द बेस्ट सिस्टम टू रिक्रूट द जजेस। ये जस्टिस SK कौल साहब है, ये उनकी पिक्चर है। और इन्हीं के रेफरेंस में जब इन्होंने ये अपना स्टेटमेंट रखा कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हिडन होती है, उसको लेकर हमारे चीफ जस्टिस जो है हमारे इंडिया के DY चंद्रचूड़ सर, उन्होंने कहा कि इट इज़ रॉन्ग टू से दैट द कोलिज्म लैक्स ट्रांसपेरेंसी। इनका कहना है कि ये कहना गलत है कि कोलिज्म सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम लोग ट्रांसपेरेंसी को आए दिन बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और कोलिज्म सिस्टम इज़ द बेस्ट सिस्टम टू रिक्रूट द जजेस। ये इनका कहना है, ठीक है। ये इसको डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोगों से ये सब नहीं पूछेगा कि कौन क्या कहा, ठीक है। हम लोग से पूछेगा जैसे कि आपसे पूछ चुका है कि कोलिज्म सिस्टम क्या है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे जजेस की नियुक्ति होती है, कैसे उनकी रिक्रूटमेंट होती है, कैसे उनके ट्रांसफर्स होते हैं, और 3 जजेस केसेस जो इसमें फेमस है वो क्या है उसको लेकर समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज कोलिज्म मीन्स। कोलिज्म का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है, कोलिज्म रेफर्स टू इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट, इट इज सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इसमें हाई कोर्ट भी होगा, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कोलिज्म सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के जजेस के लिए है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विच इवॉल्व थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जिसकी शुरुआत, ये भी आपका एक इन्फॉर्मेशन हो गया कि कोलिज्म टर्म पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में द टर्म कोलिज्म वॉज नॉट मेंशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज इनिशिएटेड थ्रू दी और इट वॉज ओरिजिन थ्रू दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जैसे केशवानंद भारती केस से हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई, उससे उत्पन्न हुआ, वैसे ही कोलिज्म सिस्टम हमारे जजेस केस जो चले सुप्रीम कोर्ट में, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस, इसको लेकर हम लोग आगे चर्चा करेंगे इस पर कि ये पूरा क्या मामला है। इस सब चीज़ को समझेंगे, पूरा डिटेल में इसको समझेंगे, इस टॉपिक को पूरा डिटेल में करेंगे, ताकि फ्यूचर में आपसे अगर सवाल पूछे तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लें। तो कोलिज्म क्या है, जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है वो कोलिज्म सिस्टम से होती है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है, यह सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और समानांतर की प्रणाली है जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय के माध्यम से विकसित हुई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, हाउ डज कोलिज्म सिस्टम इवॉल्व। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो समझते हैं कि कोलिज्म कैसे विकसित हुआ। तो हम लोग को पता है कि आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो किससे है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। उसमें क्या कहा गया कि आर्टिकल अनुच्छेद 124 में बोला गया है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, कि एक सुप्रीम कोर्ट होना है और उसके एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस होंगे। ये बात 124 में कही गई है। 124 सब क्लॉज 2 में बताया गया है, 124 के सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि, और 217 में हाई कोर्ट की बात कही गई, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जजेज की नियुक्ति कैसी होगी, ठीक है। तो उसमें ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद दी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और दी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके कंसल्टेशन से इनकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। ये बात बस लिखी गई, कंसल्टेशन की बात कही। इसी को लेकर विवाद बाद में खड़ा होता है। विवाद क्या बाद में खड़ा होता है
कि 1973 तक चीज़ें ठीक चल रही थी, सरकार अपना नाम पेश कर रही थी या फिर प्रेसिडेंट किसी को नियुक्त कर रहे थे तो CGI से रेफरेंस ले रहे थे, चीज़ें स्मूथ चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। 73 में प्रॉब्लम हुई। बेसिकली होता क्या था कि सीनियोरिटी के बेसिस पे जो सीनियर मोस्ट जज होते थे उनको CGI बनाया जाता था और अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जजेस जो होते थे वो पोस्ट को भरते थे, ठीक है। ये प्रोसीजर चलते आ रहा था, ये एक्सेप्टेड प्रोसीजर था। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने 2 साल जो जिनका बाद नंबर आने वाला था 2 साल बाद, उनको उन्होंने बनवा दिया क्या, ये CGI बनवा दिया, ठीक है। जिस वजह से ये प्रोटेस्ट करने लगे जितने भी बार एसोसिएशन के मेंबर हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब सीनियोरिटी में इनका रैंक है तो इनको छोड़कर आप 2 साल जूनियर को कैसे आप CGI बना सकते हैं। इसको लेकर फर्स्ट जज केस फाइल हुआ, फर्स्ट जज केस फाइल हुआ, उसको लेकर समझते हैं कि क्या है हमारा फर्स्ट जज केस, फिर समझेंगे। यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से शुरुआत होती है जज केसेस की। तो यहाँ पर मेंशन है 3 जजेस केस, ठीक है। तो फर्स्ट जज केस फाइल होती है 1982 में। इसको SP गुप्ता केस भी के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग SP गुप्ता केस के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट जजेस केस 1982, ये डेट इंपॉर्टेंट, और इसको SP गुप्ता केस के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोर्ट में ये मामला गया कि ये जो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में जो बात कही गई कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये जो बात कही गई है, तो ये पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया, तो पूछा गया कि क्या कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है, मतलब उनकी सहमति जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, प्रेसिडेंट की किसी की सहमति की जरूरत नहीं है, वो जिसको चाहे नियुक्त कर सकते हैं। हाँ, अगर उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करना चाहिए तो उसके लिए वो बाध्य नहीं है, वो कंसल्ट कर सकते हैं, बट जो सुप्रीम कोर्ट के जज बोले वो उनके लिए मैंडेटरी नहीं होगा। इसके लिए प्रेसिडेंट पूरी तरीके से फ्री है। ये फर्स्ट जज केस में बोला गया। लेटर ऑन जो हमारा सेकंड जज केस आएगा, जो दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना इस चीज़ को लेकर स्टैंड बदल देगा। उसमें बोलेगा कि नहीं, उसमें बोलेगा कि कंसल्टेशन का मतलब ही है कंकरेंस। अगर अभी क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट कि नहीं, अभी सिर्फ कंसल्ट का मतलब है कि बस राय विचार करना है, पूछना है, लेकिन आप बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो आपको बोल रहा है कि इनको नियुक्त करना चाहिए, उसके लिए प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है। ये फर्स्ट जज केस में कहा गया 1982 में, इसको हम लोग SP गुप्ता केस बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड जज केस। सेकेंड जज केस कब फाइल हुआ, 1993 में। ये अनदर पिटीशन बार एसोसिएशन के द्वारा फाइल किया गया। उसमें बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो ये कंसल्टेशन का मामला है, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब ये है कि वो जो कंसल्टेशन की बात कही गई वो कंकरेंस की बात कही जा रही। मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर वर्डिक्ट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ पे बोला कि कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस, मतलब अब क्या हो गया कि प्रेसिडेंट्स आर बाइंड विद द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज बोलेंगे, अब प्रेसिडेंट उसके लिए क्या हो गया, बाध्य हो गए। यहीं से कोलिजम सिस्टम की शुरुआत होती है, यहीं से बोलते हैं द बर्थ ऑफ कोलिजम सिस्टम। दिस रिजल्टेड इन द बर्थ ऑफ कोलिजम सिस्टम, इसी को बोलते हैं सेकेंड जज केसेस से, ठीक है, 1993। नेक्स्ट समझते हैं थर्ड जजेस केस। ठीक 5 साल बाद फिर से केस फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, थर्ड जजेस केस। इसमें क्या हुआ, इसमें बोला गया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट वाज इशूड क्वेश्चनिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन। ये तो कंसल्टेशन और कंकरेंस को लेकर फिर से चर्चा हुई, ये बताया गया इसमें 1998 में। और इसमें एक बात यहाँ पे येलो कलर में मेंशन है, यहाँ पे मेंशन है द चीफ जस्टिस वांट बी द ओनली वन एज अ पार्ट ऑफ द कंसल्टेशन प्रोसेस। ये बोला गया कि प्रेसिडेंट जो कंसल्ट करते हैं जज से, उसमें केवल चीफ जस्टिस ही पार्ट नहीं होगा, केवल CGI का ही रोल नहीं होगा, उसमें और भी मेंबर्स होंगे, और भी अदर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट्स के। ये बताया कंसल्टेशन वुड इंक्लूड अ कोलिज्म ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे बोल दी गई कि जो कंसल्टेशन होगा उसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे along with the CGI, ठीक है, CGI along with the 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो अपना नाम रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, एंड द प्रेसिडेंट वुड फाइनली अपॉइंट देम एज द CGI और द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, ठीक है। तो और इसमें ये भी बोला गया कि अगर किसी 2 जज के द्वारा अगर उनकी ओपिनियन है कि नहीं इनको नहीं करना चाहिए, देन उस चीज़ को माना जाएगा और सरकार उसको रेकमेंड नहीं कर सकती, प्रेसिडेंट उनको क्या नहीं कर सकते, अपॉइंट नहीं कर सकते एज अ CGI और द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों मामला था, ये तीनों जजेस केस थे, ये आप लोग समझा। इसको ब्रीफ करते हैं, तीनों जजेस केस को ब्रीफ करते हैं कि फर्स्ट जजेस केस हमारा गया 1982 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछ सकते हैं, लेकिन वो बाध्य नहीं है उनसे
पूछने के लिए, या फिर जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज उनको डिसीजन दे रहा है कि इन्हीं को नियुक्ति देनी चाहिए या फिर इन्हीं की नियुक्ति करनी चाहिए, उस पर प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति को किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है उस चीज़ के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगले ही जजेस केस में, जो हमारा 1993 में फाइल हुआ सेकंड जजेस केस, उस पर अपना स्टैंड बदल लिया, बोला कि नहीं, कंसल्टेशन का मतलब ही कंकरेंस है, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोलेंगे वो आपको मानना पड़ेगा, उन्हीं नाम जो हम लोग नाम रेकमेंड कर रहे हैं उन्हीं को आपको नियुक्ति करना है, ठीक है, ये बोले। और यहीं से हमारा कॉलेजियम सिस्टम का शुरुआत भी होता है। और फिर हमारा थर्ड जजेस केस ठीक 5 साल बाद फाइल होता है 1998 में, जिसमें ये बोला गया कि केवल कंसल्टेशन मतलब केवल ये नहीं होना चाहिए कि केवल आप सीजीआई से पूछ रहे हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आप कंसल्ट करके जजों की नियुक्ति करें, नहीं, जो अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट में उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मतलब कोलेजियम में प्रेजेंटली कितने मेंबर हो गए, 4 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एक सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो नाम रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, और उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति या फिर उनके ट्रांसफर्स के लिए, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति के लिए सीजीआई हाई कोर्ट के अलॉन्ग विद द 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बताया गया कि कोलेजियम सिस्टम क्या है। अभी हम लोगों ने जो चर्चा किया, इट इज द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जिसमें कोलेजियम, जिसको कोलेजियम बोलते हैं, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिक्रूटमेंट और ट्रांसफर से रिलेटेड ये हमारा कोलेजियम सिस्टम काम करता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट्स या फिर लोअर कोर्ट्स इसमें शामिल नहीं है, ये बात याद रखना है। वहाँ पे इनकी नियुक्ति दूसरे प्रोसेस से होते हैं। स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, स्टेट जुडिशरी का जो एग्ज़ाम होता है, जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम, उनके माध्यम से होता है, ठीक है। तो इसमें लोअर कोर्ट शामिल नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही केवल कोलेजियम काम करता है, ठीक है। इसमें और बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना नाम भेद प्रपोज कर सकती है, लेकिन वही है कि फाइनल कंसल्टेशन, फाइनल सेज किसका होगा, हमारे कोलेजियम सिस्टम का ही होगा, ठीक है। ये प्रोसेस आपको भी लग रहा होगा सुन के कि ये उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंटी का इशू यहाँ पे हो रहा है, जो अभी हमारे इसके कॉल साहब जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, जो अभी हमारे मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज जो अभी रिटायर हुए हैं इसके कॉल, तो उन्होंने यही मुद्दा उठाया है ना कि इसमें कोलिज्म क्या कर रहा है, लैक्स ट्रांसपेरेंसी, इसमें ट्रांसपेरेंसी की तो कमी है ना, इसमें किनको प्रपोज करना है, और गवर्नमेंट दूसरा क्या आप बोल सकते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, आपको जानकारी अवेलेबल नहीं कराई जाती है कि किसके नाम को रेकमेंड किया जा रहा है, किसके नाम को नहीं किया जा रहा है, इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं। और दूसरा क्या है, इसमें गवर्नमेंट का कोई सेइंग्स नहीं है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द कोलिजन। इसी को काउंटर करते हुए, इसी चीज़ को काउंटर करते हुए सारा समस्या तो यहीं से उत्पन्न हुआ है कि इसमें कोलिजन में क्या है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इसी समस्या, यहीं से सारा समस्या उत्पन्न हुआ, और इसी को लेकर आए दिन कोलिजन सिस्टम हमारा न्यूज़ में बना रहता है। इसी को काउंटर करने के लिए, इसी चीज़ को सुधारने के लिए मोदी गवर्नमेंट जब 2014 में पावर में आई, तो उन्होंने क्या किया कि एनजेएसी को लाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को लेकर आया एनजेएसी। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग का गठन हुआ। दिस लेड टू द इनेक्टमेंट ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी 2014, ये हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। समझते क्या है एनजेएसी है क्या। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके संविधान के 99 संशोधन करके हम लोग एनजेएसी एक्ट को लेकर आए, ठीक है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 इंट्रोड्यूस एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट, टू रिप्लेस दी, किसको रिप्लेस करने के लिए, ऑफकोर्स कोलिजम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए। कोलिजम सिस्टम से ही तो नियुक्ति हो रही है, उसी को रिप्लेस करने के लिए हम लोग एनजेएसी लाए फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ और फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, ठीक है। लोअर कोर्ट्स नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसके कंपोजिशन क्या है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जो एनजेएसीज है, जैसे कि कोलिजम का तो आपको पता है, कोलिजम का क्या है, सीजीआई अलॉन्ग विथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये किसका कंपोजिशन है, ये कोलिजम का कंपोजिशन है। एनजेएसी का क्या कंपोजिशन, इसमें एक तो सीजीआई है, सीजीआई हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा क्या है 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, सीनियर मोस्ट जजेस। लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भी उस वक्त के लॉ मिनिस्टर होंगे वो भी उसमें इंक्लूड रहेंगे उस सिस्टम में, ठीक है।
दूसरे दो इमिनेंट मेंबर जो कि एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा चुने जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, CGI प्लस 2 अलग मेंबर्स प्लस लॉ मिनिस्टर प्लस 2 और मेंबर, 1 3 4 to 6 मेंबर की ये कमेटी हो जाएगी। तो ये 6 मेंबर कमेटीज़ के द्वारा इनका सिलेक्शन करना था। ये टोटल प्रोसीजर बताया गया था NJACs कानून के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट में NJAC का क्या स्टेटस है। सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने NJACs को सो मोटो ये केस को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। उसने बोला कि इट वुड डिस्ट्रॉय द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस को हार्म करेगा, जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस को डिस्ट्रॉय करेगा, इसलिए NJAC से जजेस की रिक्रूटमेंट को हम लोग नहीं मानेंगे, इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, ठीक है। तो NJAC प्रेजेंटली क्या है, प्रेजेंसीज नल एंड वॉइड घोषित है। प्रेजेंटली हमारा कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, कोलिजियम सिस्टम ही काम कर रहा है। जजेस की नियुक्ति के लिए हमारा कोलिजियम सिस्टम ही काम कर रहा है, ठीक है। NJAC इज़ अ गुड सिस्टम। इस पर आप डिबेट कर सकते हैं, इस पर बता सकते हैं कि NJACs में ट्रांसपेरेंसी है, कौन से मेंबर्स है, ये कौन से नेम रिकमेंड करें, ये सारा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ऑन दी अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी टू दिस, कोलिज्म में ये हमारा लैक कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट के रोल और अकाउंटेबिलिटी, ये सारा हमारा कोलिज्म सिस्टम में लैक कर रहा है, तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ हमारे क्वेश्चन है MCQ के फॉर्म में, जो वन लाइनर्स करेंट अफेयर्स है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं, तो उसको मैंने MCQ के फॉर्म में कर दिया। तो क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द PM मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट तिरुचिरापल्ली इसका नाम है। तिरुचिरापल्ली, एक सेकंड मार्क कर ले लो, तिरुचिरापल्ली इसका नाम है, ये नाम है तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर्स ट्रैफिक। इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक के मामले ये दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो ये कहाँ पे PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तमिलनाडु में इनॉग्रेट किया गया। तो तमिलनाडु वुड बी द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन पार्ट को देख लेते हैं, यहाँ पे मेंशन है तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक आफ्टर चेन्नई इन तमिलनाडु। ये मोदी जी ने इसका शुरुआत किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक टर्म न्यूज़ में आ रहा था, मिसाइल, एक TU-95MS। इस तरह के सवाल आपसे पूछता है कि ये मिसाइल अभी न्यूज़ में था, ये किस कंट्री का है, ठीक है। TU-95MS 16 मिसाइल एक बार में किसी कंट्री पे दागा गया है, ठीक है। स्ट्राइक किया गया है 16 मिसाइल से, और वो मिसाइल्स कौन से, TU-95MS। ये मिसाइल से इज इन न्यूज़, अभी चर्चा में बना हुआ है। बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये किस देश से बिलोंग कर रहा है। और ये चारों आप कंट्री का नाम देखेंगे तो देखेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर में है और इजराइल पैलेस्टीन वॉर में है, नॉट पैलेस्टीन, हमास, ठीक है, हमास। तो इसमें से कौन सा है, तो ये रशिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, रशिया का ये TU-95MS मिसाइल है, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को देखते हैं। ये न्यूज़ में था, ये हमारा हिंदुस्तान टाइम्स में मेंशन था। रशिया की वंडर रशियन मिसाइल अटैक, 16 TU-95MS स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स इसको बोलते हैं, जो कि यूक्रेन पे दागे गए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। ये जो मिसाइल है TU-95MS, ये अभी का नहीं है, ये कोल्ड वॉर एरा का है। इसको बियर भी बोलते हैं, बाई नाटो मेंबर्स। नाटो के जो मेंबर्स है उसको, इस मिसाइल को TU-95MS को भी किस नाम से बोलते हैं, बियर नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और ये कोल्ड वॉर एरा में भी डेवलप किया गया था। ये बहुत ही खतरनाक मिसाइल है, ठीक है। तो इसको लेकर ये चर्चा में था, अभी न्यूज़ में बना हुआ था, तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। दूसरा है स्टारलिंक। यहाँ पे स्टारलिंक वर्ड गलत यूज हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। स्टारलिंक है, स्टारलिंक, ये एक प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट इज ऑफ विच कंपनी, नासा, इसरो, स्पेसएक्स और जाक्सा। ये स्पेसएक्स की प्राइवेट कंपनी है, अमेरिका की ये प्राइवेट कंपनी है, इलन मस्क की ये कंपनी है, ठीक है। इलन मस्क की ये कंपनी है। बेसिकली स्टारलिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से ये करना क्या चाहती है, वर्ल्ड में जितने भी रिमोट लोकेशंस है, रिमोट लोकेशंस पे ये इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुंचाना चाहती है। रिमोट लोकेशन पे इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुंचाना चाहती है, ठीक है। तो जितने भी रिमोट एरियाज है वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुंचाने के लिए ये इलन मस्क के द्वारा स्टारलिंक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसमें क्या करेगा, सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स वुड बी लॉन्च टू दी लियो।
लो अर्थ ऑर्बिट जो हमारा है, लो अर्थ ऑर्बिट है, ये अगर हमारा अर्थ है, ये लो अर्थ ऑर्बिट है, तो इसमें सीरीज ऑफ नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, बहुत सारे सैटेलाइट्स सीक्वेंस में ये लॉन्च करके, जो स्टारलिंक की तरह दिखेगा, इसलिए इसका नाम भी स्टारलिंक है, ठीक है। ये क्या करेगा, सारे डायरेक्शन में जहाँ भी रिमोट लोकेशन पे जहाँ हमारे टावर्स काम नहीं कर पाएंगे वहाँ पे ही इंटरनेट को क्या करेगा, अवेलेबल कराएगा। ये इलन मस्क का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको लेकर बहुत तरह के सवाल भी उठाए जाते हैं, उस पर डिबेट में नहीं जाना, बस हम लोग को ये जानना है कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट है किसका। तो स्पेसएक्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अभी फ़िलहाल चर्चा में क्यों था इन 3 दिनों में, क्योंकि अभी इस प्रोजेक्ट के तहत एक हम लोग इलन मस्क ने, जो स्पेसएक्स जो कंपनी है, उसने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, ठीक है। उसको देखते हैं, स्पेसएक्स के द्वारा है। ये इमेज है, ये जो सैटेलाइट ऊपर लॉन्च होता है, ये इसी फॉर्म में दिखता है, ये इसी फॉर्म में विजिबल होता है और ईजिली नेकेड आइड से ये विजिबल है, ठीक है। जब लॉन्च होता है उस वक्त ये विजिबल है, ठीक है। इसमें क्या है, स्टारलिंक डायरेक्ट टू सेल सर्विस, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको ये जो एक सैटेलाइट है, डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी या फिर डायरेक्ट टू सेल जो सैटेलाइट, इसको लॉन्च किया गया कल ही, ठीक है। तो इस लॉन्च किया जिसकी वजह से न्यूज़ में आया। द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ स्टारलिंक इंटरनेट डायरेक्ट टू सेल वाज लॉन्च्ड ऑन January 3 एंड विल स्टार्ट फंक्शनिंग वंस इट इज़ इन प्लेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। द टेक्स्ट फंक्शन, मतलब इसमें ये है कि अभी टेक्स्ट के फंक्शंस काम करने शुरू हो जाएंगे, मैसेजिंग वगैरह शुरू हो जाएंगे इस सैटेलाइट की मदद से, बट वीडियोज़, ऑडियोज़ और अदर फंक्शन जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सर्विसेज 2024 या 2024 के बाय 5 के बाद से अवेलेबल शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आपसे सवाल पूछ सकता है कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट अभी चर्चा में था, जिसमें हम लोगों ने, जो कंपनी ने डायरेक्ट स्टारलिंक डायरेक्ट टू सेल सर्विस को स्टार्ट किया है, ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, ठीक है। ये आपसे सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है सी के ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा है, सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का ये, वो क्या है उसको लेकर है कि न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है कि CAA रूल्स टू बी नोटिफाइड मच बिफोर लोकसभा इलेक्शंस। जैसे कि हुआ क्या था, 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया, ये पारित भी हो गया और ये एक्ट भी बन गया, बट इसके प्रोविजंस को लागू नहीं किया गया, ठीक है। देखेंगे कि इसके प्रोविजंस क्या है, उसको लागू नहीं किया गया, उसको डिले किया गया किसी कारणवश। पूरे देश भर में इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे, असम में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले थे और कंट्रीज़ में वाइड रेंज ऑफ प्रोटेस्ट हो रहे थे और सारी जगह कहीं ना कहीं विद्रोह किया जा रहा था इस चीज़ को लेकर, जिसकी वजह से सरकार ने इसको नोटिफाई नहीं किया था। बोला था कि इसको बाद में हम लोग नोटिफाई करेंगे, तो ऐसा बोला जा रहा है, न्यूज़पेपर्स कटिंग में आया है ये, कि इसको लोकसभा इलेक्शन से पहले ही लागू किया जाएगा। बेसिकली इसमें प्रोविजंस क्या थे, इसमें प्रोविजंस क्या है, जैसे कि अभी तक इससे पहले सिटीजनशिप, एक सेकेंड, सिटीजनशिप, सबसे पहले तो सिटीजनशिप समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में है, पार्ट 2 में है, आर्टिकल 6 to 11 सिटीजनशिप से डील करता है, 6 to 11 सिटीजनशिप से डील करता है। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये सिटीजनशिप की बात कही गई। इसके लिए पार्लियामेंट ने एक बिल लेकर आया था, कानून लेकर आया था, सिटीजनशिप एक्ट 1956। इसके तहत लोगों को नागरिकता दी जाती थी नेचुरलाइजेशन मेथड के द्वारा, या फिर अदर जो अन्य मेथड थे उनके द्वारा उनको सिटीजनशिप का, नागरिकता का दिया जाता था कि आप यहाँ भारत के नागरिक होंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई, जिसके तहत बोला गया कि जितने भी इन देशों में, जैसे कि नॉन मुस्लिम्स जो है, किन देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन 3 देशों में जो जितने भी प्रोसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स को छोड़ के, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन जितने भी हैं, जो इंडिया में माइग्रेट किए गए हैं बिफोर 31 दिसंबर, ये डेडलाइन रखा गया 31 दिसंबर 2014 के पहले जितने भी माइग्रेंट्स आए हैं उनको, नॉन मुस्लिम जितने भी इन 3 देशों से आए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इन 3 देशों से जो जितने भी नॉन मुस्लिम्स आए हैं उनको नागरिकता देने की बात कही गई इस एक्ट के तहत, ठीक है। इस एक्ट को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा था उसको समझते हैं कि इस एक्ट में लोग ये विरोध कर रहे थे कि आप मुस्लिम्स कम्युनिटी को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स भी तो आए हैं हमारे देश में, उनको आप क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। दूसरा,
दूसरा ये कंटेंशन था कि एक तो ये हो गया और दूसरा ये था कि इसमें आप केवल 3 कंट्रीज़ को क्यों टारगेट कर रहे हैं कि ये जो केवल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को ही हम लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं। और भी कंट्रीज जैसे श्रीलंका, म्यांमार और भी जगह है जहाँ पे हमारे हिंदूज, सिख्स, जैन, बुद्धिस्ट ये कम्युनिटी जो वहाँ पे उनके साथ क्या होता है, उनके वहाँ पे प्रोसिक्यूशन होता है, ठीक है। तो उनको नागरिकता देने की बात क्यों नहीं कही गई, इसको लेकर हमारा विरोध चला था, पूरे देश भर में लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। तो ये CAA फिर से न्यूज़ में बना हुआ, उसको लेकर हम लोगों ने समझा और इसको लेकर BPSC आपसे सवाल पूछ चुका है, 2 बार पूछ चुका है कि CAA प्रोविजंस कब से लागू होने शुरू हुए थे और फर्स्ट टाइम कब ये बिल पारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपसे पूछेगा ये प्रोविजंस के ऊपर कि इसके मेंस प्रोविजंस क्या है, तो यही प्रोविजंस है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए प्रोसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम्स उनके लिए क्या करना है, नागरिकता देने की बात इसमें कही गई है, ठीक है। ये न्यूज़ है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अपने करंट अफेयर सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी PT और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट था, उन सारे न्यूज़ को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। इस चीज़ को अगर कर लेते हैं और ऐसे कंटिन्यू अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका 150 प्रश्न आता है BPSC में, उसमें जो 30 प्रश्न आपके डायरेक्टली करंट अफेयर से लिंकअप होते हैं वो प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। हर एक पेपर सारे न्यूज़ को उठाकर आपको यहाँ पे एनालिसिस करके मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन कुछ भी मिस ना हो और स्टैटिक पोर्शन को भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इसी के साथ ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।